नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और यहां इसलिए क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था, कल थिएटरों में रिलीज होने वाली है और उससे पहले इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग को लेकर इतिहास रचा है। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम खबर दिखाते हैं लखनऊ से। लखनऊ के हजरतगंज में 4 मंजिला इमारत ढही है और आपको बता दें कि दोपहर के दौरान जो भूकंप आया था उस दौरान इस इमारत में दरारें देखी गई थी। ये 4 मंजिला इमारत थी, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट था एक, और वहां पर लगभग 4 परिवार रहते थे। उसमें से 10 लोग अभी भी वहां पर फियर ट्रैप्ड है। और एक और हम आपको जरूरी बात ये बताएं कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बगल में जो काफी लंबा होटल भी है, जिसकी वजह से जो इमारत का स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो गए उसमें भूकंप के झटकों के बाद। तो ये हम आपको डेब्री की, मलबे की तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर तमाम जेसीबी भी जो है वो मौके पर मौजूद है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड है। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए थे मौके का जायजा लेने। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों को ही रेस्क्यू करा जा चुका है। 8 से 10 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, ये लगभग 6:45 की घटना है और 7:15 के करीब यहाँ पर पुलिस पहुंची और 3 लोगों को रेस्क्यू कर पास में ही एक अस्पताल है वहां पर। तो लंबे समय से जिस फिल्म का इंतजार चल रहा था, शाहरुख खान की पठान, आखिरकार कल रिलीज हो रही है। और रिलीज से पहले हम आपको मुंबई के बांद्रा स्थित गेटी गैलेक्सी के टिकट काउंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। ज्यादातर जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हुई है, लेकिन कई लोग चूंकि शोज ऐसे सोल्ड आउट दिखे हैं तो टिकट काउंटर पर पहुंचकर टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे शोज के सीट्स अवेलेबल हो। तो वो आपको हम रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिलीज से एक रात पहले की। इतिहास रच दिया है फिल्म की एडवांस बुकिंग ने। 4 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हो चुकी है और अब तक आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। 100 से ज्यादा देशों में ये फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। इसी के साथ ही देश भर में 25 ऐसे थिएटर्स बताए जा रहे हैं जो कि बंद होने के कगार पर थे, वो फिर से खुल गए हैं क्योंकि पठान को लेकर उम्मीदें हैं। 2022 का समय थिएटर ओनर्स के लिए बहुत ही खराब रहा था क्योंकि कई फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन पठान ने किस तरह से नई उम्मीदें जगाई हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे? तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रिलीज से पहले ही धमाल मचा दिया है। 3 नेशनल सिनेमा चेन्स, पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस के आंकड़े बताते हैं कि सोमवार रात तक इस फिल्म की ओपनिंग डे के लिए 4,19,000 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ से ज्यादा के ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद जताई गई है। थिएटर मालिकों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों की उम्मीदें जगी हैं कि कोविड महामारी के बाद लगातार लंबे घाटे में घुट रही फिल्म इंडस्ट्री को पठान से नई उड़ान मिलेगी। पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। एक्साइटेड टू हो। शाहरुख सर एंड जॉन अब्राहम है, तो दीपिका पादुकोण है, तो यार बॉयकॉट बोल के भी शाहरुख खान ब्लॉकबस्टर ही मारने वाले हैं, वो तो पक्का है। तो कोई मतलब भी नहीं है, 4 लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। लगभग अब तो लॉकडाउन के बाद पिक्चर आ रही है उनकी जी, तो वही पता करने आए थे टिकट के बारे में, टिकट मिल रहा है। कितने टिकट हाथ में? ये 7 है, अभी हमें 8 और लेने। तो मतलब सब इंतजार है शाहरुख खान? जी जी बिल्कुल। कल ही का इंतजार है जब आंधी आएगी। जितने भी जो है फालतू की बातें जो कर रहे हैं वो सब उड़ जाएंगे इसी आंधी में। पठान रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना रही पठान पर खुशी जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने ट्वीट किया। शाहरुख लिखते हैं, पठान को इतना प्यार करने के लिए सभी को एक बड़ा हग। जिन्होंने डांस किया, कटआउट लगाए, हॉल खरीदे, फैन क्लब बनाए, टी शर्ट बनाई, प्रार्थना की, फिल्म से जुड़े विवाद को शांत करने में मदद की और इसे एक त्योहार की तरह बना दिया। थिएटर में होना अच्छा महसूस होता है, घर जैसा लगता है। पठान 100 से अधिक देशों में रिलीज होगी। किसी भी भारतीय फिल्म के लिए ये सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि देश भर में करीब 2 दर्जन ऐसे थिएटर जो बंद होने की कगार पर थे, उनमें पठान ने फिर से जान भरी है।
G7 मल्टीप्लेक्स और मराठा मंदिर सिनेमा के कार्यकारी निदेशक मनोज देसाई कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों के खराब प्रदर्शन से सिंगल स्क्रीन थिएटरों की हालत बुरी थी। OTT ने और बिगाड़ दी। अब पठान से उम्मीदें जगी हैं। 2023 में पठान से लाइन लग जाए और बॉलीवुड का कमबैक हो। 2022 में बुलबुलाया 2 कश्मीर फाइल को छोड़ के कोई पिक्चर चली ही नहीं है। और सबसे बड़ा दुख ये बात का है मुझे कि हजारों करोड़ का नुकसान पूरी इंडस्ट्री ने किया है, हम लोग ने भी किया है। उसके पहले लॉकआउट था कोरोना से, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उसके साथ 2022 बहुत भारी गया हमारा। बड़े स्क्रीन पे देखिए, ये OTT नाम की जो बला आई है, जो मुझे बहुत मुसीबत में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। मेरे खुद के घर में मैंने OTT लगाया ये जानने के लिए क्या कंपटीशन है। हम लोग ने फिर बड़ी बड़ी मीटिंग की, और पहले तो क्या था, OTT साइमल्टेनियसली लग जाती थी, अब 2 महीने के बाद फिल्म लगेगी, तो 2 महीने का ऑक्सीजन मिल गया है हम लोग को। एक आंकड़ा कहता है कि साल 2022 में खराब प्रदर्शन के कारण करीब 1000 करोड़ का नुकसान फिल्म इंडस्ट्री ने झेला है। पठान की एडवांस बुकिंग एक बड़े और ठोस कलेक्शन की आशा जगाती है। वो देश के लिए क्या कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जय हिंद। ईडी की दहशत कुछ इस तरह है कि अब ईडी का नाम लेकर लुटेरे भी लूट मचा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई के जवेरी बाजार में हैरान कर देने वाली ये लूट। खुद को ईडी अधिकारी बताकर VVL बुलियन ट्रेडर दफ्तर में घुसे और थोड़ी ही देर में सोने और नकदी से भरा बैग लेकर निकल गए। जाते समय अपने साथ वहां काम कर रहे 2 कर्मचारियों को हथकड़ी पहना कर निकले, ताकि बाहर भी कोई उन पर शक न करे। ये जो VPL जो ट्रेडिंग है, इसका मेन जो प्रोप्राइटर है, उसका नाम विराट है। तो जो टीम आई थी, उन्होंने बोला कि विराट कहाँ पे है, हमें विराट से मिलना है, हम विराट के यहाँ पे सर्च करने के लिए आए हैं। ये जो विराट है वो अभी राजस्थान जालोर गया है, और उसके एम्प्लॉयज़ और उसका पार्टनर वहाँ पे था, विराट वहाँ पे नहीं था। तो एक्चुअली इन लोगों ने जिस तरह से इनका बिहेवियर था, वो देख के इन लोगों को, कंप्लेनेंट को ऐसा लगा कि सचमुच में ईडी की टीम। शातिर लुटेरे ईडी के नाम का इस्तेमाल कर 3 किलो सोना और 25 लाख रुपए लेकर जाने में तो कामयाब रहे, लेकिन वो ज़्यादा समय तक पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाए। सूचना मिलते ही LT मार्ग पुलिस ने 6 टीमें बनाई। CCTV और मुखबिरों के जरिए 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 लाख रुपए और 2.5 किलो सोना भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मोहम्मद फजल सिद्दीक डोंगरी का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद रजी अहमद उर्फ समीर मालाड के मालवनी का रहने वाला। पुलिस ने रत्नागिरी से एक महिला विशाखा मुधोले को भी गिरफ्तार किया है। वो उनके दूसरे ऑफिस में थी। वहां मौजूद लोगों को खुद को ईडी अधिकारी बताकर पूछताछ कर रही थी। पुलिस के मुताबिक मामले में लूट में शामिल 3 और आरोपियों का पता चला है, जिनकी तलाश जारी है। हालांकि उन्हें इस दफ्तर की सूचना कहां से मिली, सभी आरोपी आपस में कैसे मिले, प्लान कैसे और कब से बनाया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। जिस तरह से ईडी आजकल खबरों में है और जिस तरह से राजनेताओं पर उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर एक दहशत है कारोबारियों में ईडी को लेकर। और ये जो लुटेरे हैं, उन्होंने बाकायदा उसी का इस्तेमाल किया और उसी दहशत का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सफाई से उन्होंने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाए। और LT मार्ग पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही 3 लोगों को गिरफ्तार करके काफ़ी ज़्यादा माल भी बरामद कर लिया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। देश के सभी बड़े उद्योग संघों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2023 में आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत की है। मांग है पर्सनल इनकम टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। हर बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे लोगों को निराश करती हैं। अब बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पर्सनल इनकम टैक्स में राहत देने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। मंगलवार को फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला ने NDTV से कहा, बजट 2023 में ओवरऑल टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाना जरूरी होगा। Amongst the many other suggestions, FICCI has recommended that the government may look at increasing the overall deduction limit to rupees 3 lakhs to boost investment and increase the savings for the individual. उद्योग संघ फिक्की का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर आम लोगों को टैक्स में कुछ राहत दी जाती है तो उनकी बचत भी बढ़ेगी,
वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड में भी सुधार होगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टैक्स छूट लिमिट के साथ साथ हाउसिंग लोन पर भी टैक्स रिबेट बढ़ाने की वकालत की है। पीएचडी सीसीआई के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एसपी शर्मा ने एनडीटीवी से कहा, आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना जरूरी होगा। हाउसिंग लोन पर टैक्स रिबेट 2 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जाए। जबकि मौजूदा आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने कम आय वाले करदाताओं के लिए टैक्स की दरें कम करने की सिफारिश की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए 50,000 है, बाकी कुल मिला के वेवर आपको 2.5 लाख तक मिल जाता है। 2.5 को 3 लाख कर दे तो जो लोग डिमांड कर रहा है मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा तो नहीं है, इतना तो हो ही सकता है। 3 साल में तो इन्फ्लेशन भी हो गया, तो इतना बेनिफिट दे सकते टैक्स पेयर्स को। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स में राहत की आस लगाए करोड़ों करदाताओं के लिए कोई नई घोषणा करती हैं या नहीं। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आजकल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए नियमों को और कानून को ताक पर रखकर रील्स बनाते हैं। प्रशासन अब ऐसे लोगों पर सख्त हो चुका है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गोरखपुर की एक रेलवे क्रॉसिंग की हैं। 22 साल का सूरज कुमार सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में टेडी बियर बनकर रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन गुजर रही है और यात्रियों को सूरज टेडी बियर की पोशाक में कुंग फू का पोज भी दिखा रहे हैं। सूरज पहले तो कम वायरल थे, पर रेलवे पुलिस ने इन्हें रेलवे क्रॉसिंग पार करने और अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर और ज्यादा वायरल कर दिया। 5 दिन पहले ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुलेट सवार लड़के का वीडियो सामने आया था। इसमें अर्जुन नाम का शख्स बुलेट चलाते वक्त एक हाथ से बियर पी रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने इन पर हेलमेट न लगाने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में 31,000 रुपए का जुर्माना ठोका और जेल की हवा भी खिलाई। गाजियाबाद में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैशाली को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोककर फ्लाइंग किस देते हुए रील बनाना बहुत भारी पड़ गया। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकने के आरोप में 16,000 का जुर्माना तो लगाया ही और वैशाली को गिरफ्तार भी किया। वैशाली को कोर्ट से बेल मिल गई। सोशल मीडिया पर ये नोएडा मेट्रो का वीडियो जबरदस्त वायरल है। एक महिला मशहूर फिल्म भूल भुलैया की एक कैरेक्टर बनकर लोगों को डरा रही है। कुछ लोग तो डर कर भाग भी जाते हैं। इतना ही नहीं, मंजोलिका का साथ देने मास्क पहनकर मशहूर ओटीटी सीरीज मनी हाइस्ट के कैरेक्टर बनकर एक भाई साहब भी मास्क लगाकर पहुंच जाते हैं। पुलिस इन दोनों पर कार्रवाई तो करना चाहती है, पर अब तक इनकी पहचान नहीं कर सकी। मशहूर बनने के लिए शॉर्टकट लेके कानून को हाथ में लेकर के सोशल मीडिया रील्स बना रहे हैं लोग, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? भारी जुर्माना लगा रही है पुलिस, जेल भेज रही है और पुलिस भी जुर्माना लगाकर जेल भेजकर सख्त संदेश दे रही है कि रील्स बनाएं, घर पर बनाएं, लेकिन कानून को ताक पर रखकर नहीं। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ में अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां मुंबई निवेशकों को लुभाते हुए नजर आए थे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अब अपनी टीम के साथ बेंगलुरु पहुंचे हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु के एक 5 सितारा होटल में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारियों, आईटी और आईटीएस सेक्टर के कंपनियों के बीच लंबी बैठक हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं आए, लेकिन उनका वीडियो संदेश सुनाया गया। भारत निवेशकों का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में हमारे देश में राजनीतिक स्थायित्व एवं गुड गवर्नेंस के नए दौर का सृजन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म,
और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने का भरोसा दिलाया और श्री श्री रविशंकर की तरफ से वहां एक विश्वविद्यालय और स्कूल खोलने का वादा किया गया। इन्फोसिस, ओला, ब्रिटेनिया जैसी नामी कंपनियां समिट का हिस्सा थे। कृषि, एरो डिफेंस, हेल्थ केयर, ई व्हीकल, हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने बताया कि बेंगलुरु से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा मिला है। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम पिछले लगभग 6 वर्षों से सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले जब सरकारें चलती थी तो रोज दंगे होते थे, लेकिन आज दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश, निवेश की दृष्टि से उपयुक्त प्रदेश के रूप में पूरे देश के अंदर जाना जा रहा हूं। किस तरह उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। नए हाईवे और हाई स्पीड ट्रेनों से शहरों की दूरी कम हो रही है। ये सब कुछ समझाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की टीम 16 देशों के 21 शहरों में अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है। बेहतर कानून व्यवस्था के दावे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार घरेलू निवेशकों का भरोसा जीतने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। नजर अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और केंद्र और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो मामला है वो प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं। नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को फिर न्यायपालिका को उसकी सीमाएं याद दिलाईं। कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आलोचना भी की। रिपोर्ट संवेदनशील है, ये एक गंभीर मुद्दा है। ऐसा करना चिंता का विषय है। आने वाले वक्त में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की फिर से सिफारिश की है। जब पहली बार उनका नाम आया तो केंद्र ने उनके नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी थी। केंद्र ने इसके लिए खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया था, लेकिन कॉलेजियम ने रॉ की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों के बारे में दी गई केंद्र की आपत्तियां और रॉ एंड आईबी की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया था। दरअसल जब भी जजेस की नियुक्तियां होती हैं तो केंद्र सरकार लिस्ट बनाकर इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो और RNW को भेजती है ताकि वो इन जजेस के ऊपर बैकग्राउंड चेक्स जो हैं वो कर सकें। और अगर सरकार की सही लिस्ट में ये जजेस नहीं होते हैं तो उनके बैकग्राउंड को संदिग्ध बताकर उनकी जो फाइल्स हैं वो वापस भेज दी जाती हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मसले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि रॉ एक भारतीय नागरिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जांच कैसे कर रहा था। भारत में बैठा एक स्विस नागरिक भी उनके चार्टर के दायरे में नहीं आएगा। यही कारण है कि 2011 से मांग की जा रही थी कि आईबी और रॉ और NTRO को वैधानिक आधार पर रखने के लिए 2 प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाएं। रॉ एक भारतीय नागरिक पर रिपोर्ट क्यों कर रहा था? भले ही सीनियर सौरभ कृपाल के साथी एक स्विस नागरिक हों, फिर भी जांच का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, ना कि रॉ का। हम वह जांच तब कर सकते हैं जब उनके मूल देश में उनकी छवि की जांच चल रही हो। कानून मंत्री ने यह भी साफ किया कि जजों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और वो लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। तो किसी विवाद को टालने की बात करते हुए किरण रिजिजू ने जो कुछ कहा है उससे नए सिरे से न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक नई लकीर खिंच सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।